गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। पीसी संचोरी चैनल पर मॉर्निंग सेशन एग्जाम न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। एग्जाम न्यूज एनालिसिस हमारा वो परीक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाता है जो अखबार के बेस पर हमने तैयार किया है। अखबार की सुर्खियां बटोरने वाले उन समाचारों को हमने संकलित किया है और आपके रूम तक, आपके स्टडी टेबल पर पहुंचाने का कार्य हमारा एग्जाम न्यूज एनालिसिस करेगा। जो आज सुबह तक अखबार की सुर्खियां बटोरने वाले उन समाचारों को हम परीक्षा उपयोगी कैसे बनाएं, इस पर हमारी ज्ञान चर्चा होगी। तो आइए पहले अखबारों पे कुछ ऐसे समाचार जो अखबार की सुर्खियां बनी उनमें है कि न्यायिक सुधारों में आम लोगों को प्राथमिकता देने का आश्वासन, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई का कार्यभार संभाला। सेकंड हमारी न्यूज है कि जिनपिंग का सेना को एक्शन मोड में रहने का आदेश, युद्ध की हुंकार, ताइवान के लिए चेतावनी। अमेरिका में नहीं दिखी रिपब्लिकन लहर, दो भारतवासियों को भी मिली बड़ी जीत। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक अधिवेशन में बोले लोकसभा अध्यक्ष, सूचना का अधिकार अधिनियम से लोकतंत्र हुआ सशक्त, बिरला बोले। पहली हमारी न्यूज है कि न्यायिक सुधारों में आम लोगों को प्राथमिकता देने का आश्वासन, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई का कार्यभार संभाला। हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा उच्चतम न्यायालय के 50वें न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है, जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यशवंत उनके पिताश्री का नाम है। तो 50वें सीजेआई के रूप में उन्होंने जब कार्यभार संभाला तो हमारे तिरंगे को, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, उनको उन्होंने, हमारे तिरंगे को, हमारे राष्ट्र ध्वज को उन्होंने सलाम किया और सलाम करके कहा कि मेरी प्राथमिकता पब्लिक प्रायोरिटी रहेगी, लोगों के कामों को, लोगों को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। यानी वो इनडायरेक्ट रूप में ये कहना चाहते हैं कि किसी सरकारों की चापलूसी की बजाय सीजेआई का धर्म है, मुख्य न्यायाधीश का धर्म है कि वो पब्लिक, जो न्यायिक सुधारों में आम लोगों की जो है समस्या, उन समस्या का निपटारा करें। भारत में ऐसे खूब सारे ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने आम लोगों को समस्या को वरीयता दी। एक न्यायाधीश, बड़े चर्चित न्यायाधीश रहे हैं पीएन भगवती। पीएन भगवती ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि अखबारों की सुर्खियों में आए हुए समाचारों को, जहां पब्लिक बड़ी परेशान हो रही थी और कोई ऐसा गरीब व्यक्ति, कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति, पिछड़े समाज के का कोई व्यक्ति या समाज के वो भाग जहां बिल्कुल पब्लिक अंधेरे में रहती है, उनकी समस्या किसी भी हालात में वो कोर्ट तक नहीं जा सकते, वो न्याय की दहलीज पर नहीं चढ़ सकते, उनको न्याय दिलाने का काम किया था हमारे मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं पीएन भगवती। पीएन भगवती पीआईएन के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने लोग के हितवादी ऐसी रिपोर्टें जो है उनके आधार पर अखबार की सुर्खियों में कोई समस्या बनी, गंदा नाला है या कोई और कोई समस्या है, उनको उन्होंने उठा करके संज्ञान लिया, स्वयं संज्ञान लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी आम नागरिक की समस्या पर पहली बार संज्ञान लेने का कार्य किया, वो पीएन भगवती ने उदाहरण दिया। तो ऐसे न्यायाधीश रहे हैं, तो ऐसे न्यायाधीश को हमें भी सलाम करना चाहिए कि न्यायिक सुधारों में आम लोगों को प्राथमिकता देने का आश्वासन। देखो, इस न्यूज के आधार पर जो अखबारों के अंदर जो छपी है, प्रकाशित हुई है, उसमें क्या क्या चीज हमारे उपयोगी है। उसमें उपयोगी ये है कि पहला ही हमारा सबसे है कि 50वें सीजेआई के रूप में शपथ ली किसने? डीवाई चंद्रचूड़ ने। हमारे मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब क्वेश्चन आपका देखो, आरपीएससी की क्वेश्चन, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन और किसी भी राज्य की कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके क्वेश्चन पूछने के ढंग में अंतर होता है, बजाय यूपीएससी और एसएससी जो बोर्ड है, उनके क्वेश्चन पूछने के ढंग में फर्क होता है।
कैसे फर्क होता है? 2021 का सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक उदाहरण है कि 2021 के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो जो न्यायालयों पर पूछा गया था, और उसमें यह कहा गया था कि भारत का कोई मुख्य न्यायाधीश, देखो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उसमें पूछा गया था 2021 का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें पूछा था कि क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजेआई होता है, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी न्यायाधीश को वापस कार्य करने के लिए बुला सकता है? पहला कथन तो यह था। दूसरा कथन यह था, क्या उच्चतम न्यायालय को अपने दिए हुए निर्णय को पुनः समीक्षा करने का क्या अधिकार है? यह दूसरा कथन था। तो ये दो कथन थे, और इसमें यह लिखा था कि निम्न में से इन कथनों पर विचार कीजिए, और फिर नीचे लिखा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2 दोनों सही है, न तो कथन 1 सही है न कथन 2 सही है। और उसमें क्वेश्चन जो आंसर था उनको बड़े सोच समझ करके आपको दोनों कथन पे यदि आपकी पकड़ है तो ही अपन दे सकते हैं। भारत के न्यायालयों के अंदर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वापस सेवा के लिए बुला सकता है, और उन्हें पद पर है वो नियुक्ति करके उन्हें कार्य करने के लिए कह सकता है। तो एड हॉक जस्टिस तदर्थ न्यायाधीश होता है उनकी, और एक्टिंग जो न्यायाधीश होता है उनकी अलग अलग संविधान के अनुच्छेदों में व्यवस्था कर रखी है। तो कथन सत्य था, और किसी भी न्यायालय के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, वो अपने दिए गए निर्णयों पर पुनः समीक्षा करने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जबकि आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम संभावना रहती है। आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से हल्के किस्म के होते हैं। हल्के तो क्या, अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ा हर कोई उस पहुंच तक जा सकता है। आजकल तो बड़े टिपिकल क्वेश्चन आने लगे, लेकिन पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते थे उनके बारे में ये पूछा था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन से भारत के न्यायाधीश जिनके पुत्र भी न्यायाधीश रहे, पिता पुत्र की जोड़ी निम्न में से कौन से मुख्य न्यायाधीश के पद पे रही है, कौन पहला अल्पसंख्यक मुख्य न्यायाधीश है, कौन सा पहला दलित मुख्य न्यायाधीश है, कौन सी भारत की उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश है जो फातिमा बीबी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी का आपने क्वेश्चन बताया उसमें। तो आरपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजेआई कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बताया जा सकता है। डीवाई चंद्रचूड़, इसमें धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यशवंत चंद्रचूड़ इनके पिता थे, और वो भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे, और जिन्हें हम कहते हैं वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़, देखो ये भी अखबार की सुर्खियों में, जब 50वें न्यायाधीश सीजेआई बने तो अखबारों के अंदर यह भी प्रकाशित हुआ कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई 50वें बने। तो उसमें यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है वो भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक, यानी 7 वर्ष 4 माह और 20 दिन तक सीजेआई रहने वाले व्यक्ति थे। यानी ये भारत के लंबे समय तक, सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय तक सीजेआई रहे। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी का बनता है, राजस्थान अधीनस्थ का बन सकता है, क्योंकि है तो डीवाई चंद्रचूड़ का क्वेश्चन कि 50वें न्यायाधीश बने, लेकिन सुर्खियों में वापिस इनके पिताजी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वाई वी चंद्रचूड़ है वो 7 वर्ष और 4 माह 20 दिन तक सर्वाधिक लंबे समय तक सीजेआई रहने वाले व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन इनके आधार पे वापिस हमारा जो न्यायालयों का क्वेश्चन है, हमारे न्यायाधीशों का क्वेश्चन है, और जो विभिन्न पदों पर रहे हैं उनका वापिस सुर्खियों में ला दिया। ये डीवाई चंद्रचूड़ इसलिए भी प्रसिद्ध रहे हैं कि कभी कालांतर में वाई वी चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए निर्णयों को अपने पिता के द्वारा, अपने पिताजी के दिए गए निर्णयों को बदलने का श्रेय दिया जाता है डीवाई चंद्रचूड़। इसलिए भी डीवाई चंद्रचूड़ है वो सुर्खियों में रहे कि इन्होंने जब पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठे और जब बात आई असूल और सिद्धांत की और संविधान के पालन की, तब उनको जो विवेक से ठीक लगा, न ये भावना में बहे,
और न किसी भी प्रकार इन्होंने अपने पिता श्री वाईवी चंद्रचूड़ के भी निर्णयों को बदलने में हिम्मत दिखाई। वो व्यक्ति हमारे सीजेआई बने हैं, तो वो किसी सरकार की चापलूसी न करके वो संविधान के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पब्लिक हितों को प्रायोरिटी दूंगा। तो ऐसे न्यायाधीश को सलाम। इसके बाद में जब वाईवी चंद्रचूड़ की जब बात आ भी जाती है तो सर्वाधिक समय तक रहे थे वाईवी चंद्रचूड़। इसके बाद में सर्वाधिक लंबे समय तक रहे वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। वाईवी चंद्रचूड़ के बाद में सर्वाधिक लंबे समय तक रहे थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है वो दूसरे सर्वाधिक लंबे समय तक न्यायाधीश अपने पद पर रहे थे। ये जो रहे थे 4 वर्ष 4 माह रहे थे, 4 वर्ष 4 माह रहे थे। जबकि वाईवी चंद्रचूड़ जो डीवाई चंद्रचूड़ के पिताश्री है वो 7 वर्ष 4 माह और 20 दिन तक रहे थे डीवाई चंद्रचूड़। और भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा दूसरे नंबर के सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीजेआई है। इसके बाद में सबसे कम अवधि तक के.एन. सिंह कमल रहे थे। के.एन. सिंह कमल भारत के सबसे कम समय तक सीजेआई रहे थे। ये कुल 18 दिनों तक ही रहे थे। इसके बाद में एस राजेंद्र बाबू है, दूसरे कम अवधि तक रहने वाले थे एस राजेंद्र बाबू। एस राजेंद्र बाबू है वो 29 दिनों तक रहे थे। एस राजेंद्र बाबू 29 दिनों तक रहे थे। इसके बाद में जीबी पटनायक तीसरे नंबर पे रहे, वो रहे थे जीबी पटनायक। और जीबी पटनायक जो रहे थे वो लगभग 40 दिनों तक रहे थे। इस प्रकार भारत के सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश सीजेआई मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति थे न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़, 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। भारत के दूसरे सर्वाधिक समय तक सीजेआई रहने वाले व्यक्ति थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो 4 वर्ष 4 माह रहे। भारत के सबसे कम अवधि के सीजेआई रहने वाले व्यक्ति थे न्यायमूर्ति के.एन. सिंह कमल जो 18 दिन रहे थे। दूसरे कम अल्प अवधि के लिए रहने वाले व्यक्ति थे न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू जो 29 दिनों तक रहे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति कम अवधि तक रहने वाले न्यायमूर्ति जीबी पटनायक थे जो 40 दिनों तक रहे। इसके अलावा भी क्वेश्चन जो बताए गए कि 50वें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सब को शपथ दिलाई। अब देखो उसमें यह भी आता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति है माननीय मुर्मू द्रौपदी, इन्हीं का नाम अखबारों में छाया कि मुर्मू द्रौपदी ने भारत के 50वें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। तो राष्ट्रपति सीजेआई को शपथ दिलाता है और नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू द्रौपदी। मुर्मू द्रौपदी। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है मुर्मू द्रौपदी। प्रतिभा पाटिल, माननीय प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी। इनके अलावा इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है? होता तो ये एक कोलेजियम व्यवस्था है। कोलेजियम कोई संविधान के अंदर उल्लिखित व्यवस्था नहीं है, ये परिपाटी से बनी है, परंपरा से बनी है, संस्कृति से बनी है। हमारे भारतवर्ष की ये विशेषता रही है कि परंपरा का पालन बूढ़े और वृद्ध लोग और सज्जन लोग जिस रास्ते पे चले, पीढ़ियां उस रास्ते पे अपने अनुयायी की तरह चली है। और ऐसे ही हमारी न्यायिक व्यवस्था की ये विशेषता रही है। इंटीग्रेटेड हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी ये विशेषता रही है कि एक परंपराओं के द्वारा ये तय किया गया कि कोलेजियम व्यवस्था होगी, यानी मुख्य न्यायाधीश अपने अधीनस्थ जो न्यायाधीश होते हैं उनका एक कोलेजियम बनाता है। और ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर का, स्थानांतरण का काम देखने वाली जो कमेटी होती है उससे कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम व्यवस्था को खूब बार भंग करने का कार्य भी किया। तो इस प्रकार असल में तो ये होता है कि मुर्मू द्रौपदी को जो सलाह देने वाले व्यक्ति होते हैं वो ये होता है कि कोलेजियम सिफारिश करता है, कानून मंत्री को देता है, कानून मंत्री प्रधानमंत्री को कहता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि फला फला व्यक्ति को सीजेआई के पद पे जो है नियुक्त किया जाए। लेकिन 1993 के हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, डिसीजन है,
उसके तहत कोलिजियम व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। यानी कोलिजियम व्यवस्था में यह व्यवस्था कर दी गई कि कोलिजियम व्यवस्था के अनुसार है सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है पद पर बिठाया जाएगा, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई बनाया जाएगा। यह कोलिजियम व्यवस्था 1993 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। इसके अलावा देखो भारत की जो हमारे उच्चतम न्यायालय की प्रथम उच्चतम न्यायालय की जो उच्चतम न्यायालय है उसकी प्रथम न्यायाधीश थी, वो थी न्यायाधीश सीजेआई नहीं, न्यायाधीश फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, न कि मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। तो जब डीवाई चंद्रचूड़ बने तब यह सुर्खियों में आया कि डीवाई चंद्रचूड़ जिनके बेटे थे वाईवी चंद्रचूड़ के, ये पिता पुत्र की जोड़ी है, वो सीजेआई बनी। इससे पहले एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया और हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम सीजेआई थे। भारत के प्रथम सीजेआई थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, एमएस कानिया, एमआर कानिया, ये भी पिता पुत्र की जोड़ी है, वो सीजेआई रही है। कहीं कहीं इनका उल्लेख काका भतीजा के रूप में भी होता है। और वर्तमान में यदि वरिष्ठतम 1993 के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई बनाने के प्रावधान पर यदि विचार होता रहा तो 2027 में हमें न्यायाधीश के रूप में पिता और पुत्री की जोड़ी भी देखने को मिलेगी। भारत के सीजेआई रहे हैं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र की पुत्री है ज्ञानसुधा मिश्र। ज्ञानसुधा मिश्र यदि वरिष्ठतम के हिसाब से यदि न्यायाधीश बनाया जाएगा, सीजेआई बनाया जाएगा, तो रंगनाथ मिश्र सीजेआई रहे हैं और उनकी पुत्री ज्ञानसुधा मिश्र 2027 में भारत की प्रथम महिला सीजेआई बनेगी। तो इस प्रकार हमें बड़े गर्व के साथ, फक्र के साथ ये कहना पड़ेगा कि भारत की पिता पुत्री की जोड़ी भी वो है मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर है, सीजेआई बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा खूब सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे एक कपाड़िया करके न्यायाधीश रहे हैं, जो है जिनका पूरा नाम है एस.एच. कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया, एच.एच. कपाड़िया पहले वो व्यक्ति है जो स्वतंत्र भारत में जन्मे और सीजेआई बने। एस.एच. कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम सीजेआई बने। वो प्रथम सीजेआई है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। बाकी जितने भी इससे पहले जितने भी न्यायाधीश थे वो गुलाम भारत में जन्मे थे। 1947 से उनका जन्म पहले हुआ था और इनका क्रम था वो 38वां क्रम था। इस प्रकार पीएन भगवती है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवादी निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अखबार के मेन पृष्ठ पे छपी किसी खबर को जो जनता से हित की है, जनता के भलाई की है, जनता के कल्याण की है, सरकारों को फटकार लगाने में एक मिनट नहीं लगाई और उन्होंने हाजिर होने को कहा। जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, उनको उन्होंने न्यायालय में बुला करके सरकार के इन बेरी सरकारों के कानों तक वो सीजेआई हुए पीएन भगवती, जिन्होंने पीआईएल के तहत सरकारों को फटकार लगाई है और लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाया है और जनता के घरों तक, झोंपड़ी तक और गरीब की झोंपड़ी तक, दहलीज तक किसी ने न्याय पहुंचाने का कार्य किया तो वो न्यायमूर्ति पीएन भगवती भी रहे हैं। इस प्रकार पंच परमेश्वर की कुर्सी पे बैठने के बाद हमारा जो तीसरा स्तंभ है, हमारे जो गणतंत्र का, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायालय है, जो हर दम हर वक्त जनता के साथ खड़ा रहता है। इंदु मल्होत्रा पहली वो महिला न्यायाधीश है
जो वकील के कोटे से चुनी गई। इंदु मल्होत्रा पहली वो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है जो वकील के कोटे से चुनी गई। देखो, न्यायाधीश बनने के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होती है कि यदि वो किसी एक या दो न्यायालय में 5 साल तक यदि वो न्यायाधीश रहा हो, या उसने 10 वर्ष तक कि उच्च न्यायालय में, एक या दो उच्च न्यायालय में उसने वकालत का कार्य किया हो, या वो राष्ट्रपति की नजरों में एक बड़ाई डिस्टिंग्विश्ड, दक्ष और प्रवीण हो कानून के अंदर, उससे मुख्य जो हमारा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसे बनाया जाता है। भारत का नागरिक तो वो होना ही चाहिए। देखो, हमारी जो व्यवस्था है 1 से 24, आर्टिकल 1 से 24 से आर्टिकल 147 तक ये भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक, आर्टिकल 124 से शुरू होकर के आर्टिकल 147 तक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है वो की गई है। इस प्रकार ये हमारे जो पहली न्यूज है उसके आधार पे, अखबारों के आधार पे ये क्वेश्चन बने थे। अब देखो दूसरी न्यूज का विश्लेषण करते हैं कि जिनपिंग का सेना को एक्शन मोड में रहने का आदेश, युद्ध की हुंकार, ताइवान के लिए चेतावनी। देखो, ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का पड़ोसी यहां बांग्लादेश का पड़ोसी थाईलैंड, कंबोडिया जिसे कंपूचिया कहते हैं, लाओस, और इधर एक मेरी नजरों में एक दुष्ट राष्ट्र है, इस प्रकार इसे कहते हैं चीन। ये जो भाग है ये मंगोलिया है। मंगोल लोग यहां से आए थे, मंगोलिया। आउटर मंगोलिया है वो मंगोलिया जिसकी राजधानी है उलान बटोर। ये जो मंगोलिया है, आउटर मंगोलिया है, उसकी राजधानी है उलान बटोर, और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है मंगोलिया। लेकिन इनर मंगोलिया है, जो दक्षिणी मंगोलिया है, वो चीन का एक पार्ट है। ये चीन देश है, इस चीन का एक पार्ट है। तुर्कमेनिस्तान का भी कुछ भाग है, वो चीन का पार्ट है। यहाँ सिंजियांग प्रांत है, वो मध्य एशियाई देशों के कुछ पार्टों को मिला करके लिया है। तिब्बत भी चीन का पार्ट है। 1949 के बाद में उसने कब्जा कर लिया। 1949 में जो क्रांति हुई, यहां एक देश है ताइवान का क्षेत्रफल जो लगभग 38,981 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये लगभग हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले इतना बड़ा है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है जो 38,401 और ये है 38,981, यानी लगभग ये 39,000 के आसपास मान लो, या इतना ही मान लो। तो ये 38,981 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2016 की जनसंख्या के अनुसार है, यहाँ लगभग 23-23.5 लाख जनसंख्या है, यानी 23.5 लाख, 23 लाख और 50,000 जनसंख्या है। तो इस प्रकार ये ताइवान चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस ताइवान को जब 1517 के अंदर जब पुर्तगालियों ने कब्जा किया तो इसका नाम दे दिया इल्ला फार्मोसा, इसका नाम दिया इल्ला फार्मोसा। इसलिए ताइवान को फार्मोसा भी कहा जाता है, फार्मोसा द्वीप खूब सारे द्वीपों से मिलकर है, जैसे क्यूमोय, मास्कू, पोस्काडोट, क्यूमाय, मास्कू, पोस्काडोट, इस प्रकार द्वीपों से मिलकर के बना है। लेकिन ताइवान इसका मुख्य द्वीप है। ताइवान जो फार्मोसा है वो ताइवान का मुख्य द्वीप है, और 1949 के अंदर है ये चीन से अलग हो गया। इधर जो चीन है, इस चीन को कहते हैं चीन जनवादी गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य। और जो फार्मोसा द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है चीन गणराज्य।
चीन गणराज्य, चीन गणराज्य। अब 1949 के बाद में यहां तानाशाही है, लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही है, जब और एक तंत्रीय एक दलीय राज है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यहां राज करती है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रूस, कनाडा और तीसरे नंबर पे आता है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का प्रथम बड़ा देश है। जबकि फार्मोसा ताइवान एक छोटा सा देश है और यह अपनी तकनीकी के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी जो चीन सागर और पूर्वी चीन सागर है उनके मध्य स्थित है। प्रशांत महासागर का हिस्सा है ताइवान, खूब सारे द्वीपों से मिलकर के बना है, क्योमोय, मास्को, पेस्कादोर्स। तो इन द्वीपों से, और ताइवान मुख्य द्वीप है, और जो ताइपे राजधानी है वो ताइवान पर स्थित है। ताइपे इसकी राजधानी है, इसलिए इस द्वीप की ज्यादा वैल्यू कही जाती है कि अब ये इसका चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। इसके पूर्व में जो उत्तर पूर्व में जो राष्ट्र है वो है जापान। होकोंडो, होन्शु, शिकोंगो, क्यूशु द्वीप पे जापान का वो सबसे नजदीक पड़ता है जो ताइवान के। इधर जो द्वीप है वो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। इस प्रकार इसके दक्षिण में जो देश है वो है फिलीपींस, और इन बीच में स्थित है ताइवान। चीन इसको धमकी देता रहता है कि 1949 से पहले आप हमारा हिस्सा थे। ताइवान कहता है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र है, और यूएनओ ताइवान को मान्यता नहीं देता है। ये एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के बावजूद यूएनओ इसे मान्यता नहीं देता है। चीन कहता है कि ये एकीकृत इंटीग्रेटेड चीन का हिस्सा है। वो एक नीति के तहत, वन चाइना पॉलिसी के तहत इसे अपना हिस्सा मानता है। इधर हमारा जो ये भारत है, इधर भारत के दक्षिण में यूएसए का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है डियोगो गार्सिया। ये यूएसए का द्वीप है। यूएसए ने यहां अपना नेवल बेस बना रखा है, यहां से वो ताइवान के लिए उड़ान भरता है। उधर से ये जापान की जो सुरक्षा है वो भी यूएसए के अधीन है। तो इस प्रकार प्रशांत महासागर में भी उसने अपना, यूएसए ने कब्जा कर रहा है। इधर वो ताइवान को कहता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा सौदागर है, हथियारों का सौदागर है। वो अपनी वस्तुएं बेचने में सबसे बड़ा बढ़िया है, वो सबसे बड़ा व्यापारी है, वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वो अपना हित देखता है। अपने हाल ही देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो यूक्रेन वाला वार चल रहा है, उसमें यूक्रेन को उकसाने का कार्य सबसे पहले यूएसए ने किया था, और जब जरूरत पड़ी तो उसने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो इस प्रकार, और अभी हथियार बेच रहा है यूक्रेन को। जब यूक्रेन जीत जाएगा तो उसके खूब सारे संसाधनों पर वो कब्जा जताएगा। तो इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वो चाहता है कि हम ताइवान को उकसा करके चीन को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर दें, क्योंकि युद्ध तो लंबा चलेगा तो वो अपना हथियार बेचता रहेगा और वो व्यापार सही ढंग से कर नहीं पाएगा, सेना उसमें लगी रहेगी। तो इस प्रकार वो चीन को भी पीछे धकेलना चाहता है। जिस प्रकार उसने रशिया का नाश किया, वैसे ही वो ताइवान के माध्यम से चीन का नुकसान करना चाहता है। इसलिए जिसकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी जिसकी बहुत तगड़ी होती है, तेज होती है, वो हमेशा तेज रहता है, मात नहीं खाता है। तो ऐसे कुटिल चालों के, विश्व के इन शक्तिशाली राष्ट्रों की कुटिल चालों से बचना चाहिए। तो ये जिनपिंग है, वहां के सेना कमांडर है, तीसरे सेना कमांडर पर बने हैं, और वो शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति भी है। इस प्रकार उन्होंने चेतावनी दी है। और ताइवान जो कंप्यूटर की चिप होती है, कंप्यूटर की जो मोबाइलों में जो चिप लगती है, उसका निर्माण का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है ताइवान, सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है ताइवान। तो अभी वर्तमान में चाइना और जब ताइवान के मध्य इस प्रकार का वाक युद्ध और कोल्ड वार स्टार्ट हो गया, और चाइना के लड़ाकू विमान, फाइटर जेट है, वो ताइवान के द्वीपों पर जब उड़ान भरने लगे तो वहां की खूब सारी कंपनियों ने पलायन कर दिया। तो वर्तमान में जो गाड़ियों में चिप लगती है, इसलिए गाड़ियों में चिप लगने के कारण गाड़ियों की लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है खरीदने के लिए। तो इस प्रकार का एक तकनीकी यदि क्राइसिस आएगा तो वो चीन और ताइवान के मध्य यदि युद्ध होता है तो एक तकनीकी क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि सिम है, जो चिप है, वो सबसे ज्यादा ताइवान बनाता है। इसके बाद अपनी तीसरी न्यूज की तरफ आते हैं।
मैं जहां तक चाहता हूं कि वीडियो शॉर्ट बने और इसको लंबा नहीं ले जाएं, लेकिन अमेरिका में नहीं दिखी रिपब्लिकन लहर, दो भारतवंशियों को भी मिली बड़ी जीत। अमेरिका में देखो, यहां ये इस प्रकार अलास्का, ये कैलिफोर्निया और इस प्रकार ये फ्लोरिडा, इस प्रकार ये सेंट लॉरेंस का भाग, ये जो भाग है वो ग्रेट लेक्स का, ये हमारा कनाडा, और इस प्रकार इसका अलास्का स्थित है। उत्तरी अमेरिका, ये मध्य अमेरिका और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की यूएसए की बात हो रही है। 2016 के अंदर आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, आंग सान सू की जो म्यांमार की है और वर्तमान में म्यांमार का जो सैन्य जुंटा है उसने उसे कैद कर रखा है, वो लोकतंत्र के लिए लड़ती है, उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो जिस समय वो उसने अपना पसंदीदा व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और वो जीत करके उभरी, उस समय आरएस जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें आंग सान सू की पार्टी तक पूछा गया क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और आरएस प्रीलिम्स में पूछा था आंग सान सू की पार्टी का नाम। तो इस प्रकार के विश्व में जितनी भी पार्टियां सुर्खियों में रहती है किसी देश की, तो वो अमेरिका भी उनमें से एक है। अमेरिका में हालांकि है बहुदलीय व्यवस्था, लेकिन वहां दो पार्टियों का वर्चस्व है। एक पार्टी है उसका नाम है रिपब्लिकन, और जो दूसरी पार्टी है वो है डेमोक्रेट। इस प्रकार जिनपिंग का सेना को अमेरिका में नहीं दिखी रिपब्लिकन लहर, दो भारतवंशियों को भी मिली बड़ी जीत। यानी रिपब्लिकन है वो ट्रंप की है, ट्रंप जो अपने सजनता भरी उलूल जुलूल हरकतों के लिए जो जाना जाता है और होटलों का बड़ा व्यापारी है, ये भी अमेरिका से कम नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है और अमेरिका से कम नहीं है, ये भी अपना बड़ा अपने हित की बात सोचता है। डोनाल्ड ट्रंप भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप है जो कई व्यक्तियों के उनकी इतनी अच्छी हरकतें हैं कि कई लोगों को यहाँ आमचोल की भाषा में यहाँ मारवाड़ियों ने लोगों के ट्रंप नाम दे दिए, यानी उनकी हरकतों देख करके कहते हैं कि ट्रंपड़ो आवे। तो वो ट्रंपड़ा यानी डोनाल्ड ट्रंप वो उनसे संबंधित थी रिपब्लिकन पार्टी, और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए बड़ा दावा कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे संबंधित पार्टी थी रिपब्लिकन। और डेमोक्रेट जो वर्तमान में अमेरिका के सबसे बूढ़े यानी 80 से 85 वर्ष के हैं, जो बाइडेन है वो डेमोक्रेट है। जो बाइडेन ने ये भी चाहते हैं कि मैं दूसरी बार कौन पद नहीं लेना चाहता, जो बाइडेन भी चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बनूं दोबारा, और अभी वर्तमान में है। अमेरिका के अंदर 4 राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्षीय होता है, 4 वर्षीय होता है। इसमें ज्यादातर सुर्खियां वो बटोरी जाती है जैसे जो बाइडेन के विपरीत यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी का व्यक्ति है, जो डोनाल्ड ट्रंप की जगह बढ़ना चाहता है, उसका नाम है रॉन डेसेंटिस। ये फ्लोरिडा से जीत के आए हैं और 2024 में ये चाहते हैं, क्योंकि वहां चुनाव होंगे 2024 में, रॉन डेसेंटिस चाहते हैं कि मैं दोबारा, ये डोनाल्ड ट्रंप को मात देते हुए नजर आए। इधर जो बाइडेन ने खूब सारे यूक्रेन मुद्दा, वहां अपने जैसे यहाँ राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं। जैसे यहाँ पार्टियां पाकिस्तान का नाम लेकर के पानी पी करके कोसती है और राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश करती है। कई पार्टियां वो चाइना को नाम लेकर के राष्ट्रवाद जगाना चाहती है। कई लोग हैं वो जनसंख्या को मुद्दा बनाते हैं। तो इस प्रकार का कई लोग हैं वो धार्मिक क्षेत्र को मुद्दा बनाते हैं। तो इस प्रकार वहां जो बाइडेन ने अपने जो मध्यावधि चुनाव हुए प्रतिनिधि सभा के, उनमें उन्होंने जो मुद्दे बनाए वो यूक्रेन युद्ध को मुद्दा बनाया। अच्छा, गर्भपात वहां की बड़ी समस्या है कि गर्भपात को अनिवार्य बनाने के लिए या ऐच्छिक बनाने के लिए और उनमें कानून में संशोधन करके गर्भपात में छूट देने के लिए भी इन्होंने, और जॉब जो लोगों को जॉब की जो व्यवस्था है वो भी जो बाइडेन ने अपना मुद्दा बनाया। तो कहते हैं कि ये जो बाइडेन की नीतियों की जो है वो जीत है। एक अरुणा मिलर है जो वहां मेरीलैंड से चुनी गई है, ये भारतीय है। तो अरुणा मेरीलैंड से
लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही सुर्खियों में रही या हाल ही चर्चा में रही अरुणा है, जिसे अरुणा मिलर कहते हैं, अरुणा मिलर का संबंध है। तो अरुणा मिलर है वो मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है, ये भारतीय है। एक ऐसा ही डेमोक्रेट है जिसका नाम है थानेदार, 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 ये मिशिगन से जीत के आए हैं। ये वो सब इंस्पेक्टर वाला थानेदार नहीं है, इनका नाम भी थानेदार है, और ये मूल रूप से भारतीय था और वहां डेमोक्रेट से जीत करके मिशिगन में प्रतिनिधि सभा का मेंबर बनाए। तो थानेदार भी सुर्खियों में रहा मध्यावधि चुनाव में। इस प्रकार हमारी जो अरुणा मिलर है वो भी सुर्खियों में रही, मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई। और इस मेरीलैंड का जो गवर्नर है वो भी डेमोक्रेट है। तो डेमोक्रेट पार्टी का बोलबाला रहा, और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पार्टी है, क्योंकि सोचा ऐसा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप है वो हावी रहेंगे और रिपब्लिक पार्टी को जो है वो बढ़त दिलाएंगे। लेकिन जो बाइडेन के जो गर्भपात का मुद्दा है, जनसंख्या का मुद्दा है, वहां का जॉब का मुद्दा है और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा है, ये जो बाइडेन ने सुर्खियों में लाए, वो वहां अमेरिका के मन मस्तिष्क पे छाए रहे और लोगों ने डेमोक्रेट को सपोर्ट किया। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन से संबंधित है, पार्टियों से संबंधित है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौथा और अंतिम। इसमें यह बताया गया है कि देखो, केंद्रीय सूचना आयोग को का वार्षिक अधिवेशन में बोले लोकसभा अध्यक्ष, सूचना का अधिकार अधिनियम से लोकतंत्र हुआ सशक्त। बिरला, बिरला हमारे कोटा के सांसद है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। और खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओम बिरला, श्रीमान ओम बिरला है वो कहां से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कोटा से करते हैं, कोटा के सांसद है और ये बड़े धीर गंभीर और शांत प्रकृति के व्यक्ति है। मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के पसंदीदा व्यक्तियों में होने के कारण इन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हाल ही केंद्रीय सूचना आयोग का एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ओम बिरला ने जो हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में इन्होंने बोला कि राइट टू इंफॉर्मेशन आने के कारण हमारा लोकतंत्र है वो बड़ा ही मजबूत हुआ। क्यों हुआ? उनमें भी उन्होंने कहा कि एक आरटीआई के द्वारा हम किसी संबंधित डिपार्टमेंट में, विभाग में हुए भ्रष्टाचार के बारे में पता लगा सकते हैं, पारदर्शिता आती है इसमें। अच्छा, लोकतंत्र के अंदर है जो सरकार के पदों पर बैठे हैं, सरकारी पदों पर बैठे हैं, सरकारी कर्मचारियों की, प्रशासन के पदाधिकारियों की जो है वो उत्तरदायित्व निर्धारित होता है आरटीआई के कारण, और पारदर्शिता तो आती है, प्रशासन सुचारू रूप में चलाने में मदद मिलती है और गरीब तक पैसा पहुंचता है, उनकी पूरी जानकारी हम आरटीआई के तहत ले सकते हैं। तो इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक अधिवेशन में जो बिरला ने बात बताई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यह भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार कब बना? तो सूचना का अधिकार है वो, सूचना का अधिकार एक्ट है वो 2005 है, सूचना का अधिकार अधिनियम यदि एक्ट है वो 2005 है। इसे वैसे 15 जून 2005 को लागू कर दिया गया, 15 जून 2005 को लागू किया गया, लेकिन इसके सभी कानून केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे राज्य में, पूरे इनके जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष में बना? 2005 में। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। देखो बात यह कि राजस्थान के अंदर जो तिलोनिया पड़ता है और हमारा अजमेर जिला पड़ता है, अजमेर के अंदर है जनशक्ति और मजदूर पार्टी की प्रमुख थी श्रीमती अरुणा राय, बहुत ही जुझारू व्यक्ति है श्रीमती अरुणा राय। अरुणा राय, अरुणा राय ने सर्वप्रथम अजमेर के ब्यावर में एक आंदोलन की शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1995 को, 6 अप्रैल 1995 को राइट टू इंफॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत की। और 1995 के बाद 2000 के अंदर
मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान में 2000 में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को लागू कर दिया। लेकिन केंद्र में जब बात उठी तब 2000 अधिनियम बना और 12 अक्टूबर 2005 को जब कानून लागू हुआ तब पूरे भारत के अंदर 2005 में 12 अक्टूबर 2005 में इसे लागू कर दिया गया। राजस्थान ने 2006 में 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में लागू किया। केंद्रीय जो कानून है सूचना का अधिकार जो केंद्र में पारित हुआ वो 18 अप्रैल 2006 को लागू हुआ। लेकिन राजस्थान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सूचना देने का कार्य 2000 से प्रारंभ कर दिया था और यह पहल की थी श्रीमती अरुणा राय ने और ब्यावर से 4 अप्रैल 1995 को शुरुआत की थी। अब देखो सूचना का जो अधिकार है इसके तहत जो आयोग बनाने की बात है वो एक होता है राज्य सूचना आयोग और एक होता है केंद्रीय सूचना आयोग। एक होता है केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और एक होता है राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का प्रावधान होने के कारण अधिनियम 2005 के एक्ट 2005 के धारा 15 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका जो गठन किया जाता है वो धारा 12(1) के तहत गठन किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक्ट 2005 के धारा 12 के तहत किया जाता है। जो वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष है उनका नाम भी पूछा जाता है और राज्य सूचना आयोग के प्रधान है उनका नाम भी पूछा जाता है। राज्य जो सूचना आयोग के प्रधान है उनका नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। वर्तमान सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है वो देवेंद्र भूषण गुप्ता है और भारत के जो केंद्रीय जो सूचना आयुक्त है उनके हैं यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस प्रकार यशवर्धन सिन्हा अभी वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त है। इससे पहले जो थे वो थे हबीबुल्ला, मोहम्मद हबी उद्दायतुल्ला, मोहम्मद हबीउद्दौला। ये बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्य सूचना आयुक्त बने थे और प्रथम जम्मू कश्मीर के मुख्य सूचना आयुक्त बने एम हबीब उद्दायतुल्ला और वर्तमान में है वो यशवर्धन सिन्हा है। राज्य सूचना आयोग के जो वर्तमान है वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता और राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य आयुक्त है प्रथम वो थे एम.डी. कोरानी, एम.डी. कोरानी। ये जो देवेंद्र भूषण गुप्ता है ये मुख्य सचिव भी रहे हैं, मुख्य सचिव भी रहे हैं, जैसे डी.बी. गुप्ता के नाम से जाना जाता है। एम.डी. कोरानी राजस्थान के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे और अभी उद्दायतुल्ला प्रथम केंद्रीय सूचना मुख्य आयुक्त थे और यशवर्धन सिन्हा अभी हाल ही जो है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त है। देखो इनमें केंद्रीय मुख्य सूचना जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनके अलावा सूचना जो सूचना आयुक्त होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसमें भी मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अधिकतम सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 4+1 है, 4 तो है सूचना आयुक्त और 1 है मुख्य सूचना आयुक्त और इनमें भी मुख्य सूचना केंद्रीय सूचना आयोग में भी मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अधिकतम हो सकता है। इनकी जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक लोकसभा के विपक्ष की जो बड़ी पार्टी होती है उस बड़ी पार्टी के नेता यानी विपक्ष का नेता और जो है
वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा जिसको किसी एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया जाता है, वो जहां तक होता है इसमें नियुक्त करने की बात होती है तो गृह मंत्री को करते हैं। इनमें जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है और विधानसभा का विपक्ष का नेता और प्लस कैबिनेट का जो मनोनीत मंत्री होता है, इनसे मिलकर के इनकी नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारा हाल ही एक एग्जाम है, उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा उच्चतम न्यायालय ने और कहां बैठ करके अपनी मीटिंग बुलाई या कार्रवाई की, तो श्रीनगर और हैदराबाद उसका आंसर था। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, हाईकोर्ट कितने हैं। हाईकोर्ट है वो 25 है। करंट जीके के अनुसार पूछा था कि 25वां उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो है जो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट है, उसे बनाया गया 25वां। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे अपने राजस्थान उच्च कोर्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है जोधपुर, उनकी खंडपीठ 2 है। अच्छा, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है, जैसे 50 के आसपास पद स्वीकृत है, उनका पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या भी बदल दी गई और अभी वर्तमान में 33+1 है, यानी 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो अखबारों की सुर्खियां बनते हैं और हमारी परीक्षा उपयोगी सामग्री में काम आते हैं। इसी आपको नेक्स्ट सत्र में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।